नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BHU वर्ल्ड में। आज हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज के तहत जो 5 क्वेश्चन आपको पर डे जा रहा है उसी में मेंटल एबिलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, BHU एंट्रेंस के लिए जो मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कारण आप इसे ध्यान से देखेंगे। इसमें जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, कहने को तो मात्र सिर्फ 5 क्वेश्चन है, लेकिन ये 5 कॉन्सेप्ट को आपको दिखाएगा और जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उससे बहुत ज़्यादा कोरिलेट रहेगा। इस कारण आप इस क्वेश्चन को भी समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें जो आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी देश में कोरोना के कारण बहुत ज्यादा जो भय का भी माहौल है, लेकिन आपको डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप घर में बैठिए, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। आप जितना ज्यादा अभी सोशल से, समाज से डिस्कनेक्ट रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा, आपके परिवार के लिए बेहतर होगा और देश के लिए बेहतर होगा। इस कारण अभी के कुछ दिन जो आगामी 10 या 15 दिन आने वाले हैं, आप घर में बैठे रहें। हमारी वीडियो लगातार जा रही है, आप उसे पढ़ते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपका यहाँ एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगा और देश को भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन में आया हूँ रैंकिंग से लेके। मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक है रैंकिंग। रैंकिंग से क्वेश्चन आना लगभग तय माना जाता है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन का 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपके एंट्रेंस में आ रहा है तो रैंकिंग से एक क्वेश्चन रहने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। और इसके कंसेप्ट का जो बेसिक है मैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत डील करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसे क्वेश्चन को समझिए। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसे हिंदी में बोलूंगा। जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हिंदी में इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्यूशन देंगे। देखिए जो लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है, इन ए क्यू ऑफ चिल्ड्रेन राम इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड सुरेश इज 6th फ्रॉम द राइट। एक बच्चों की लाइन में राम बाएं से 5वें स्थान पर है और सुरेश दाहिने से 6ठे स्थान पर है। When they interchange their place among themselves, Ram becomes 13th from the left and then what will be Suresh position? अगर ये अपने स्थानों की अदला बदली करते हैं तो राम का स्थान बाएं से 13वां हो जाता है। तो बताइए सुरेश का स्थान क्या होगा? तो बताइए सुरेश का स्थान क्या होगा? आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें आपको मालूम है रैंकिंग में सबसे पहले मैं बता दूं, इस डायरेक्शन को राइट कहेंगे हम लोग। अगर आप इस तरह से देख रहे हैं तो जिधर आपका दाहिना हाथ है उधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। ये सबसे पहली बात हो गई। अब इसमें क्या क्या रहा है कि एक लाइन है, ठीक, एक रो है जिसमें राम जो है बाएं से 5वें स्थान पर है। तो हम राम अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये राम क्या है, बाएं से, लेफ्ट से 5वें पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे राम यहाँ पे बैठा हुआ है। और कह रहा है सुरेश इज 6th फ्रॉम राइट, और सुरेश है जो दाहिने से 6ठे स्थान पे है। तो हम मान लेते हैं सुरेश अगर यहाँ है जो कि दाहिने से क्या है, 6ठे स्थान पे है, तो ये दाहिने से 6ठे स्थान पे आ गया। अब ये दोनों बैठे हुए हैं, दोनों एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, दोनों एक ही लाइन में बैठे हुए हैं। अब क्या करता है, राम सुरेश के स्थान पे चला जाता है और सुरेश राम के स्थान पे आ जाता है। तो इससे होता क्या है, राम अगर यहाँ चला गया, राम सुरेश के स्थान पे चला गया और सुरेश आ गया राम के स्थान पे, यहाँ पे आ गया, इंटरचेंज कर लिया। अब इससे क्या हुआ, राम बिकम्स 13th फ्रॉम द लेफ्ट। तो राम जो है बाएं से 13वें स्थान पे चला गया। राम क्या हो गया, अब ये बाएं से 13th पोजीशन पे, लेफ्ट से कहाँ है, 13th पोजीशन पे आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए, यहाँ पर तो सुरेश आ जाएगा ना, यहाँ जो सुरेश है इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा दाहिने से, इसका पोजीशन क्या होगा दाहिने से, आपसे यही पूछ रहा है। व्हाट विल बी सुरेश पोजीशन फ्रॉम राइट, हम यहाँ पे फ्रॉम राइट, दाहिने से इसका पोजीशन क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यही रैंकिंग का क्वेश्चन रहता है। आपको अगर देगा क्लास इंटरचेंज करा देगा या फिर पूछेगा बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, फिर टोटल लाइन में कितने बैठे हुए हैं, इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन कहे हम लोग उस प्रकार से डायग्राम बना देंगे। उसके बाद आराम से शांत दिमाग से इसको सोच लेंगे कि हमको करना क्या है। हमको कह रहा है सुरेश का पोजीशन बताइए दाहिने से, कितना आसान है। देखिएगा
बात समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे एक लाइन है, ठीक, ये इधर से पांचवा पे, इधर से छठे स्थान पे है। आपको ये क्या किया, अब जो राम यहां से उठ के यहां चला गया, राम यहां से उठ के जो यहां चला जाता है वो बाएं से 13वें स्थान पे है। बात समझिएगा, ये बाएं से 13वें स्थान पे है, मतलब इसके इधर यहां तक 13 लड़के टोटल बैठे हुए हैं। यहां तक कितने बैठे हुए हैं? 13 लड़के यहां तक बैठे हुए हैं। और आपको मालूम है कि इससे इधर मात्र 6 लड़का है, इससे इधर ये 6 लड़का है, मतलब इधर कितना है टोटल? 5 है। आपसे दाहिने से जो सुरेश छठे पे बैठा हुआ था कि नहीं, तो ये सुरेश को हटा दे तो इसके पीछे कितने हैं? 5 लड़के बैठे हुए हैं। मतलब कि टोटल इसमें कितने लोग हुए? 13 यहां तक, 5 इधर, तो टोटल इसमें 18 हो गए। आपसे अगर टोटल पूछता तो आप इस तरह से निकाल देते। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि सुरेश का पोजीशन बताइए दाहिने से, सुरेश का पोजीशन बताइए दाहिने से। तो आप देखिए आसानी से समझ सकते हैं, यहां दाहिने से हम आ रहे हैं, हम लोग इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो यहां तक तो 6 हो गया। यहां तक 6 है कि नहीं? यहां तक 6 है, बहुत सही बात है। यहां तक हमको 5 है, यहां तक 5 है और यहां तक 6 है। बीच में यहां पे क्या आ जाएगा? 13। आप लेफ्ट से जाएंगे तो यहां 5 है और यहां 13 है। तो आप ही बताइए बीच में और कितने लोग होंगे, और बीच में कितने लोग होंगे? तो और बीच में आपको मालूम है 7 लोग होंगे। 5 यहां तक आया, 7 बीच में होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो 5 और 7 12 और एक मिला के क्या हो जाएगा? 13। यही ना बात है। 5 इधर, बीच में 7 लोग, 7 लोग बीच में कैसे हमको पता चला? यहां से लेफ्ट से हम देख रहे हैं, लेफ्ट से ही देख रहे हैं, तो लेफ्ट से लेके यहां तक 13 और यहां तक 5, तो बीच में 7 लोग होंगे, ठीक। अब देखिए क्या है, हमको बीच में 7 लोग पता चल गया है, तो हम सब कुछ अब इसका निकाल चुके हैं। इस क्वेश्चन में जो भी पूछेगा हम सब इसको सॉल्व करने में बता सकते हैं। क्या है? तो पूछा है व्हाट विल बी सुरेश पोजीशन फ्रॉम राइट, तो सुरेश का दाहिने से स्थान। तो हमको मालूम है दोस्तों कि यहां से लेके यहां तक 6 है, दाहिने से लेके सुरेश तक 6 है, और फिर यहां बीच में कितना लोग है? 7 लोग हैं। तो 6 इधर, 7 इधर, और एक यहां पे जो सुरेश बैठा हुआ है जो, तो मतलब 6 7 13 और एक क्या हो जाएगा? ये 14th, मतलब ये दाहिने से 14वें स्थान पे बैठा हुआ है। दाहिने से कितने स्थान पे बैठा हुआ है? 14वें या 14th स्थान पे बैठा हुआ है। आपसे यही पूछ रहा था। तो आप इस क्वेश्चन का, मैं इसे इतना लंबा क्यों ले गया आपको समझाने के लिए, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, जैसे ही डायग्राम बना आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि यहां तक 13 है, तो यहां से क्या हो जाएगा? आराम से बीच में 7 आ गया और 7 के बाद 13, 5 यहाँ पे, इधर पहले से 7 है, इधर पहले से 6 है, 7 6 13 और 13 1 14। आप आसानी से इसे एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ है कि आपसे क्वेश्चन में कोई एक ऐसा वर्ड देगा या फिर कुछ ऐसा सेंटेंस देगा और उसका कुछ एक मीनिंगलेस शब्द देगा, एक मीनिंगलेस उसका अर्थ देगा। मतलब एक मीनिंगलेस वर्ड को कुछ मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना ही कोडिंग डिकोडिंग का मेन काम होता है। तो इसके तहत जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड LIMCA इज रिटेन एज HJLDZ। किसी सर्टेन कोड में LIMCA को HJLDZ कहा जाता है, ठीक। क्या? HJLDZ लिखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिटेन एज IFWJBP। तो इसी कोड के अंतर्गत, इसी नियम के अनुसार IFWJBP को कैसे लिखा जाएगा? तो ये तो एक सवाल हुआ इसका। इससे रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसमें आपको अल्फाबेट पूरी तरह से ध्यान में आना चाहिए। इसको बनाते समय जैसा कि मैं अपने कोर्स में ही बता चुका हूं, सबसे पहले आपको अल्फाबेट पूरी तरह से माइंड में रहना चाहिए। 1 से लेकर 26 तक, A से लेकर Z तक सब आपस में रिलेटेड आपको याद होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, इससे क्या हो जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम का बचत होगा। और दूसरी बात, आपको कोडिंग डिकोडिंग समझना होगा कि कुछ खास पैटर्न से ही ये लोग एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। वो खास पैटर्न आप जब मैं कोर्स में अपने पढ़ाया हूँ उसके तहत भी है, और आप अगर प्रैक्टिस खुद से कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको समझ में आया होगा, या फिर जब आगे आप करेंगे प्रैक्टिस तो उसमें समझ में आएगा। तो करना क्या है कि जैसे देखिए आपके सामने लिखा है LIMCA, ये दिया हुआ है,
और नीचे इसके हम लोग लिख देंगे HJL तो ये है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इसको समझना है कि इसको किस रूप में ऐसे लिखा गया है। तो अगर आपको इसका नंबरिंग याद नहीं होगा तब आपको परेशानी हो सकती है। कैसे? जैसे आपको मालूम है और मैं अपने बच्चों को याद भी कराया हूं, L को 12 लिखा जाता है। L को क्या है? नंबर 12। जैसे A से लेके Z तक, A को 1, B को 2, उसी प्रकार से क्या है, Z को 26 तक। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहां पे क्या हो जाता है कि L को हम लोग 12 लिखते हैं, I को हम लोग 9 लिखते हैं। आपको ये सब बात पूरी तरह से ध्यान में रहना ही चाहिए। जैसे आप कैसे इसको याद रखेंगे, मैं आपको एक ट्रिक में बताया था, इजोटी का क्या होता है, EJOTY। इजोटी जो है तो इसको 5 के कंसेप्ट में रखता है। ये क्या 5 के मल्टीपल में चलता है, 5, 10, 15, 20 और 25। तो हम लोग इसको इजोटी से याद रखेंगे। जैसे ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का क्या है 25 है। इस प्रकार से याद रखेंगे। और एक होता है सीफिलॉरेक्स। क्या होता है? सीफिलॉरेक्स। ये 3 के कंसेप्ट में चलता है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और क्या हो जाएगा 24। तो सीफिलॉरेक्स के कंसेप्ट में चलता है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो आपको मालूम है M क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, C का आपको मालूम है 3 है, A का मालूम है आपको 1 है। और यहाँ देखिए H का आपको मालूम है 8 है, J का आपको मालूम है 10 है, L का आपको मालूम है 12 है, D का आपको मालूम है 4 है, A का आपको मालूम है 26 है। तो ये जैसे ही आपके माइंड में आया आपको कोड तुरंत आ जाना चाहिए। जैसे देखिए आपको L में क्या हो जाएगा, यहाँ से -4 करेंगे, 12 में -4 करेंगे तो 8 आएगा, 9 में +1 करेंगे तो 1 आएगा, इसमें क्या है -1 करेंगे तो यहाँ M में क्या है, M का 13 है, इसमें -1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ 3 है, इसमें +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें -1 करेंगे तो यहाँ 1 है। A में अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक खास पैटर्न हमको मिल रहा है। कैसे? कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है उसमें -4 किया है, लेकिन उसके बाद का जो लेटर है अल्टरनेटिव है, एक पॉजिटिव +1 एक -1, एक +1 एक -1। ठीक, तो ये भी कंसेप्ट हमारा चल रहा है। तो यही काम हम लोग इसमें करने वाले हैं, यही काम हम लोग किसमें करेंगे, इसको निकालने के लिए। तो जैसे देखिएगा आपके सामने ये जो दिया हुआ है IF, ये तो हो गया यहाँ पे IFWJB और क्या है P है, ये दिया हुआ है। तो आपको मालूम क्या है, I का आता है कितना, 9 आता है, I का कितना होता है 9 होता है, F का 6 होता है, यहाँ पे W आपको UVW, देखिए यहाँ W 21, 22, 23, W 23 आ जाएगा, J का कितना आ जाएगा, E जो 10 आ जाएगा, B का 2 है और आपको मालूम है ये जो TY, तो T का होता है 20, तो PQRST, तो यहाँ पे EJOOP 15, 16, O से ज्यादा नजदीक है तो 16 आ गया। तो आपको इस प्रकार से इसे याद रखना होगा। अब देखिए क्या है, हमको क्या है कि फर्स्ट वाले को क्या करना है, फर्स्ट वाले को -4 करना है, फर्स्ट वाले को क्या करना है, -4 करना है, उसके बाद +1, उसके बाद -1, उसके बाद फिर से +1, इसके बाद फिर से -1, इसके बाद फिर से +1, यही तो करना है हमको। तो यहाँ 9 है, तो आपको 9 के बाद क्या आ जाएगा 5, आपको मालूम है 5 होता है E। ठीक, इसके बाद यहाँ 6 है, तो F में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा EFG, यहाँ W है UVW, एक घटा दीजिए, फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 घटा दीजिए, इसमें फिर 1 जोड़ दीजिए, बस और क्या, यही तो बात है। HIJK EGVKAQ, बस यही आंसर है। तो आपको पैटर्न पकड़ना है। अगर अल्फाबेट दिया तो उसके लिए नंबर आपको याद में ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ और कोडिंग दिया तो आपको सीरीज का कॉन्सेप्ट दिमाग में लाना पड़ेगा कि कैसे सीरीज का कॉन्सेप्ट हम इसमें दिमाग में ला सकते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा, इजोटी और क्या सीफिलॉरेक्स, ये दोनों ध्यान में आपको रखना होगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में। आप जैसे ही प्रैक्टिस इस पे कर लेंगे आप आसानी से इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। अब हम अपने तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड CASTRAPHONE
which have as many letters between them in the words as the alphabet। ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो न्यूमेरिकल ऑर्डर होता है, उसमें जो नंबर दिया है वही नंबर का जो रियल में है और वही जो इस वर्ड में है, ये दोनों में समान होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। जैसे देखिए, मैं आपको समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं, CASTRAPHONE। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इसके ऊपर रखेंगे। तो आपको मालूम है C का 3, A का कितना होता है, 1 होता है, S का कितना आ गया, S का क्या आ गया 19, S का हो गया 19, T का EJOTY 20 आ गया, R का हो गया OEJO 15, PEJOPQR 15, 3 क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 18, A का हो जाएगा 1, P का हो जाएगा 16, H का हो जाएगा 8, O का हो जाएगा 15, N का हो जाएगा 14 और E का हो जाएगा क्या 5। आपसे यही नंबर दिया गया है। अब जब जैसे ही हमको इसका न्यूमेरिकल ऑर्डर पता चल जाए तो हमको करना क्या है कि A से Z के बीच जितना न्यूमेरिकल वैल्यू इसका है उतना ही इसका कौन वैल्यू होना चाहिए, वही इसका अंदर का वैल्यू होना चाहिए। जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वही इसका रियल वैल्यू होना चाहिए। कैसे, देखिए कि अगर आपको मालूम है कि A और C के बीच, ABC, A और C के बीच यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, बीच में 1 का गैप है रियल में, और अगर इसमें भी अगर AC कहीं मिल जाए और बीच में 1 का गैप हो तो वो पेयर मिल जाएगा। तो हमको इसमें क्या ढूंढना है, पेयर ढूंढना है। इसमें हमको पेयर्स ढूंढना है, जोड़ा ढूंढना है। और कैसा जोड़ा ढूंढना है कि जो रियल अल्फाबेट में जो नंबर के बीच गैप है, इसमें भी वही गैप होना चाहिए। जैसे देखिए, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 5 से हम देखना शुरू करते हैं, हम लोग यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो 5 और 14 कोई गैप नहीं है बीच में, और लेकिन रियल में तो बहुत 8 का गैप है इन दोनों के बीच। 5 और 15 रियल में 10 का गैप है, लेकिन यहाँ पे मात्र 1 का गैप दिया गया है। 5 और 8 रियल में 3 गैप है, और यहाँ पे भी देखिए 5, 6, 7 बीच में 2 है, और 5 और 8 के बीच रियल में भी बीच में 2 ही है, 6 और 7 है, और 5 और 8 के बीच रियल में भी 2 ही है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, एक पेयर मिल गया, EH, एक पेयर मिला कि नहीं मिला। EF ABCD EFG, EFG के बाद H आता है, EFGH। तो रियल में भी बीच में 2 है और यहाँ पे भी बीच में कितना, 2 लेटर है। तो हमको बस यही पकड़ना रहता है। ये हो गया पहला। अब हम लोग देखते हैं 5 से, और 5 से 16 नहीं होगा, 5 से 1 नहीं होगा, 5 से 18 कुछ नहीं, 5 से 20 नहीं होगा, 5 से 19 नहीं होगा, 5 से 1 नहीं होगा, 5 से 3 नहीं होगा। 5 का कहानी खत्म। हम लोग 14 से देखते हैं। 14 से इधर कुछ नहीं होगा, 14 से 15, 14, 15 यहाँ पे आप देख सकते हैं 14, 15 कंटिन्यू है। 14, 15 कंटिन्यू है तो हमारा एक पेयर ये भी बन जाता है। 14, 15 कंटिन्यू है तो हमारा एक पेयर ये भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर। अब 14 से 8 नहीं बनेगा, 14 से 16, 14 से 16 के बीच वास्तविक में एक बीच में गैप होता है, लेकिन यहाँ पे बीच में कितना गैप है, 2 गैप है। 14 से 1 नहीं, 14 से 18, 14 से 18 के बीच में 3 होना चाहिए। 15, 16, 17, लेकिन यहाँ पे बीच में कितना है, 4 है, नहीं होगा। 14 से 20, 19 नहीं होगा, खत्म हो गया। उसके बाद 15 से हम देख ही लिए, इधर कुछ यहाँ से हो सकता है। 15, 16 नहीं होगा। 15 से 18, 16, 17, 18, यहाँ पे 15 से 18 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बीच में 3 गैप आएगा, नहीं होगा। फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ 18 नहीं हुआ, 20 नहीं हुआ, 19 भी नहीं होगा, 1 नहीं होगा, खत्म। 15 का भी खत्म। एच का इधर देख लेते हैं, 5, 8 हो ही चुका है। 8 का इधर देख लेते हैं, नहीं होगा, कुछ नहीं। 16 का देखिए, 16 का इधर देखते हैं तो 14 और 16 के बीच तो 2 का बीच में गैप है, लेकिन रियल में 1 होना चाहिए था। 16 से इधर देख लेते हैं तो 16, 18, 1 पकड़ा गया, यहाँ पे तुरंत पकड़ाया। देखिए कैसे, P और R पकड़ाया कि नहीं। 16 और 18, 16, 18 बीच में भी एक गैप है तो PR हो गया। अब देखिए, अब हम लोग और देखते हैं। एक का यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, इधर से भी कुछ नहीं मिलेगा। R यहाँ 18 है, यहाँ R जब ऐसे ही 18 है तो हमको एक और देखना चाहिए कि यहाँ पे कुछ नहीं, एक R 18 नहीं, खत्म। अब देखिए 20 पे आते हैं तो 20 यहाँ T है तो यहाँ 19 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 19, 20, एक हमारा ये पेयर भी मिल सकता है, कंटिन्यू है। एक पेयर हमारा ये भी मिल सकता है, क्या, OPQRS, OPQRST। तो T का कितना आ जाता है, 20 आ जाता है, इसका 19 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंटिन्यू इसका भी मिल सकता है, ST इसका क्या हो सकता है, हो सकता है। अब देखिए, और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि
ओ और टी के बीच 15, 16, 17, 18, 19, 20 एक हमारा ये भी पेयर मिल सकता है। 15 और 20, 15 और 20 के बीच रियल में भी 4 गैप है और यहाँ पे भी 4 गैप है, तो ये भी हमारा एक पेयर हो सकता है। तो ये हमारा टोटल कितना पेयर हो जाएगा? 5 पेयर हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये रहा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सबका नंबरिंग कर लेना है और नंबरिंग करने के बाद सबका बस वही देख लेना है कि कितना बीच में गैप है और रियल में कितना गैप है। तो आप इस तरह से इसके सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग सेलोलिज्म पे बात करने वाले हैं। ये भी रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक उलझाऊ सवाल भी पूछे जाने की संभावना रहती है। लेकिन अगर इसका कंसेप्ट आपके पास क्लियर है तो आप इसको इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, आपको कहेगा क्या, स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें कंक्लूजन दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि कौन सा कंक्लूजन इसको फॉलो करता है। पहला का फॉलो करता है, दूसरा फॉलो करता है, कोई नहीं करता, आइदर और या नाइदर नॉर, ये 4 ऑप्शन आपके मुख्य रूप से रहेंगे। तो देखिएगा, इसमें हम लोग करते क्या है, इसको वेन डायग्राम से हम लोग सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम आपको मालूम होगा, आप 10th क्लास में पढ़े भी होंगे। जैसे देखिए, स्टेटमेंट कह रहा है ऑल फिश आर बर्ड्स। ऑल फिश आर बर्ड्स मतलब सभी मछलियां पक्षी है। तो आपको मालूम है कि अगर ये मछली का अगर हम मान लेते हैं, ये डायग्राम अगर मछली का है तो कह रहा है ऑल फिश आर बर्ड्स, तो पूरा मछली जो है क्या है, पंछी है। ये अगर हम पंछी का बना दे तो पूरा मछली इसमें आ गया कि नहीं, पूरा पंछी है बाहर से, ये ऑल फिश आर बर्ड्स हो गया। अब कह रहा है सम हेन्स आर फिश, कुछ मुर्गियां मछली है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कुछ मुर्गियां मछली है। कुछ मुर्गियां जैसे ही कह रहा है मछली है, तो हम लोग को कुछ मुर्गियों को मछली करना है। कुछ मुर्गियां, सम हेन्स आर बर्ड, मुर्गी बाहर से पूरी तरह से है, उसमें कुछ जो पार्ट है वो क्या है, मछली है। तो हमने मुर्गी का, ये अगर मुर्गी का पूरी तरह से है, ये हेन है, तो इसका कुछ पार्ट हमने मछली को दिया, तो इसके देने के दरमियान ही कुछ पार्ट वर्ड का भी इसमें आ जाना स्वाभाविक था, तो हमने ये भी किया। अब ये हमारा सिंपल सा 2 स्टेटमेंट है। इसके अनुसार 2 कंक्लूजन इसका दिया रहता है। किसी भी स्टेटमेंट के अनुसार उसका क्या, 2 कंक्लूजन रहता है, या 2 या 4 कंक्लूजन, कितना भी कंक्लूजन रह सकता है। उसमें क्या करना है कि हमको देखना है कि ये जो कंक्लूजन है इस कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अब देखिएगा, पहला कंक्लूजन है सम हेन आर बर्ड्स, कुछ मुर्गियां पंछी हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि जैसे ही कुछ मुर्गियां हमको इस डायग्राम में पंछी दिखाई दे रही है, इस डायग्राम में कुछ मुर्गी जो है हमको पंछी दिखाई दे रहा है, मतलब ये फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो पूरी तरह से क्या है, सही है, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करता है। दूसरा, नो वर्ड्स आर हेन, कोई पंछी मुर्गी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ पंछी क्या है, वो मुर्गी है। ठीक, कुछ पंछी क्या है, वो मुर्गी है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करता है। ये तो एक सिंपल सा सवाल था। ऐसा आपको डायग्राम बनाना है। इसमें सीखना क्या है, इसमें आप ये सीखिए कि अगर कंक्लूजन में, अगर आपको कंडीशन में कोई ऐसा चीज नहीं दिया रहे तो हमको कंक्लूजन में उसे मानना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना है। आप ये बात बिल्कुल सोच के रखिए कि आपको अपने दिमाग से इसमें कुछ यूज नहीं करना है। आपको अपना एक्स्ट्रा कुछ ना जोड़ना है ना कुछ एक्स्ट्रा घटाना है। जैसा स्टेटमेंट कहे वैसा यहाँ पे कर देना है और उसी के अनुसार कंक्लूजन निकाल लेना है। कभी कभी होता क्या है कि इसका दोनों जो कंक्लूजन है वो दोनों निगेटिव हो जाता है, दोनों गलत हो जाता है। दोनों जब गलत हो जाए तो उसमें 2 कंडीशन आता है, या तो आइदर और का कंडीशन आएगा या फिर नाइदर नॉर का कंडीशन आएगा। तो अगर दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए और इसके दोनों चीज सेम रहे, जैसे इसमें हेन और बर्ड्स है, ये भी हेन और बर्ड्स है, अगर इसमें दोनों गलत रह जाता, अगर ये दोनों सेम है तो आइदर और का कंडीशन हो जाता, अगर ये दोनों में कुछ अलग हो जाता तो आपको नाइदर नॉर का कंडीशन हो जाता। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इस कंसेप्ट को याद करिएगा, आपको वहां पे सहूलियत मिलेगी, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका कंसेप्ट यहाँ पे बेसिक यही था कि अगर आपको जैसे स्टेटमेंट
एलिमेंट का है वैसा वेन डायग्राम बनाइए इसका, और उसके अनुसार कंक्लूजन चेक करिए। कंक्लूजन में जो कहे उसके अनुसार आपका क्या हो जाएगा, आंसर रहेगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा क्लॉक से रिलेटेड है। क्लॉक भी रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी ध्यान देंगे, और इसका लगभग सवाल फार्मूला या फिर ट्रिक पे बनता है। अब जैसे देखिए, आपको मालूम है क्लॉक है, ये क्लॉक है, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 9। इसमें दो सुइयां, एक आवर की सुई, एक मिनट की सुई, यही दो सुई मुख्य रूप से इसमें रिलेटेड रहता है क्वेश्चन से। अब कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, फाइंड द एग्जैक्ट टाइम बिटवीन 7 AM एंड 8 AM व्हेन द टू हैंड्स ऑफ ए वॉच मीट। 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच उस टाइम को बताइए जब घंटा और मिनट का सुई आपस में मिलता है। बात समझिएगा, 7 और 8 बजे के बीच उस टाइम को बताइए जब घंटा और मिनट का सुई आपस में मिलता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि घंटा यहाँ पे 6, 7 और 8 है, ठीक, तो 7 यहाँ अगर बजेगा, इस प्रकार से सोचिएगा, यहाँ पे अगर 7 बजा, ये अगर 7 बजता है, ठीक, ये अगर 7 बजा ये, और यहाँ पे आके 8 बजा, इन दोनों के बीच कभी न कभी तो ऐसा रहा होगा कि ये घड़ी से सुई आगे बढ़ा 7 से और ये आगे बढ़ा कहाँ 12 से। ये दोनों ऐसे करते 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 कोई ये दोनों के बीच के किसी स्थान पे दोनों आके मिल गए और फिर आगे चल के कहाँ यहाँ पहुंच गया और ये वाला सुई यहाँ पहुंच गया। इसी प्रकार से घड़ी चलती है। तो वही पूछ रहा है कि कितने एग्जैक्ट टाइम बताइए जब घंटा का सुई, आवर का सुई और मिनट का सुई आपस में मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आवर और जो मिनट का सुई है, मिनट का नीडल है, इन दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है। 0 डिग्री का एंगल क्या हुआ, बनता है, तभी तो मिलेगा। बात समझिएगा, मिनट का सुई और आवर का सुई कब मिलेगा, जब दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर, यही बात है ना, दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल होगा। तो हमको एक फॉर्मूला बताया गया है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा मिनट निकालना रहता है, जो एक्स्ट्रा मिनट निकालना रहता है, उसका फॉर्मूला है 5h प्लस माइनस, क्या है, 5h प्लस माइनस मिनट इंटू 12/11। यही है 5h प्लस माइनस मिनट इंटू 12/11। यही आपसे करने के लिए कहता है। तो आपको इसमें क्या है, जैसे अभी देखिए इस सवाल को हम बना रहे हैं, दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल ढूंढना है। तो हमको सबसे पहले मालूम है कि ये जो टाइम होगा 7 और 8 के बीच हुई होगा। तो 7 तो सबसे पहले हम लिख दिए कि 7 बजकर कितना मिनट पे मिलेगा, हमें यही निकालना है, कितना मिनट पे मिलेगा हमको यही निकालना है। तो 5 हो गया। आवर हमको मालूम है कि एक ही घंटा के दरमियान है, क्योंकि 7 और 8 ही के बीच है, तो आवर हमको मालूम है। प्लस माइनस का अर्थ हुआ, प्लस माइनस का अर्थ यही हुआ कि आगे जा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, आगे जाना है। यहाँ पे प्लस हम लोग रखेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री, जैसे ही देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक अलग रूप लेगा, वो एक दूसरा क्वेश्चन में हम लोग जब आएंगे तब उसे बताएंगे। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में अभी इसको डील नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए जो प्लस माइनस है, मिनट यहाँ पे इसका अर्थ है कि कितना एंगल पे, कितना डिग्री पे। यहाँ पे मिनट का अर्थ यही है कि कितना डिग्री पे। तो आपको मालूम है कि इन दोनों के बीच कब आ जाएगा, 0 डिग्री पे हमसे पूछ रहा है। कितना डिग्री पे पूछ रहा है, 0 डिग्री पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से 0 कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आसानी से क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही 0 कर देंगे इंटू 12/11, तो यहाँ पे 0 कर देंगे तो 5 गुने 12/11, 5 गुने 12/11 मतलब क्या हो जाएगा, 60/11, 60/11 हो गया। ये तो हमारा इस फॉर्मूले का हुआ। अब हमको एक्स्ट्रा मिनट निकालना है। तो एक्स्ट्रा मिनट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा आवर रहेगा, जो हमारा, ध्यान से यही बात को समझिएगा, जो हमारा आवर रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा आवर है 7 इंटू
60/11, 7 इंटू 60/11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 420/11। अगर हम इसे सॉल्व करने लगे तो 11 3 के 33 हो जाएगा, 33 हो गया, 7 इधर 9 उधर 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 ठीक है 88 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा पॉइंट करने के बाद, तो 11 एक और आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा 9 11 ठीक है 88, ये हो जाएगा 38.18। मतलब 7:38 में क्या हो जाएगा, ये जो घड़ी का सुई है और मिनट का सुई है आपस में 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। 7:38 में ये एक दूसरे पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। आप अपने घर में इस टाइम को जरूर देखिएगा, या फिर आप किसी भी टाइम के बीच इस फार्मूला को इंटर करिएगा, आपको आंसर मिलने लगेगा। और आप मिलेगा भी, आप 7-8 के बीच में देखिएगा कि 7:38 पे ही इन दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम जब अगले लेक्चर में आएंगे, अगले जब मैं बताऊंगा रैंक बूस्टर सीरीज 5 क्वेश्चन वाला, तो उसमें मैं इसमें एक और क्लॉक का सवाल लाऊंगा जिसमें प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करूंगा। ठीक, अभी लेकिन आप समझिए। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, अब यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल था कि कब मिलेगा। अब आपसे पूछ दे कि कब 7 और 8 बजे के बीच कब घंटा का सुई, आवर का जो नीडल है और मिनट के जो नीडल में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कब इन दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी प्रकार के सवाल भी आप इसी फार्मूले से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये 5h प्लस माइनस मिनट इंटू 12/11 बस माइंड में रखना है। ये फार्मूले के साथ आप एग्जाम में जाएंगे, और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस फार्मूले को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्लॉक से रिलेटेड, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तब। बाकी क्लॉक से और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 टॉपिक का क्वेश्चन एक बताया, उस प्रकार उसमें और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट एक ही रहेगा, वही कंसेप्ट के अनुसार आगे क्वेश्चन बनाएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। बाकी आपको मैं बता दूं, मेंटल एबिलिटी कंसेप्ट के साथ साथ पूरी तरह से प्रैक्टिस का चीज है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार कंसेप्ट बिल्डिंग करिए और बाकी आपका प्रैक्टिस ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ रैंक निर्धारण करेगा। और रियल जो रैंक बूस्टिंग सीरीज है यही मेंटल एबिलिटी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, बाकी टॉपिक तो आपके जो कोर्स है उससे रिलेटेड है, पूरी तरह से आप पढ़ते भी हैं उसको, 2 साल लगातार पढ़ते हैं तब आपको पूछता है। लेकिन ये जो है, अगर आप इसमें मेंटल एबिलिटी में अगर आप अच्छा कर गए तो आपको रैंक अच्छा से अच्छा मिल सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें चूक गए, अगर आपके एंट्रेंस में 20-25 क्वेश्चन पूछ रहा है, आप अगर उसमें अगर 15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो सोचिए कि आप बहुत ही नीचे पोजीशन पे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर 25 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 23-24 क्वेश्चन तक सही करते हैं। और आपको भी वही करना है, 20+ तो जाना ही जाना है अगर आपसे 20 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे तो। इस बात को ध्यान में रखना है। बाकी अभी के माहौल में आप बिल्कुल सेफ रहें, सेपरेट रहें, अपने को ही बचाएं, परिवार को ही बचाएं और देश को ही बचाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़ाई पे ध्यान दें, स्वच्छ रहें और मस्त रहें। मिलते हैं नए लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।